जब बच्चे छोटे होते हैं, मैं भी जब छोटा था, तो हम अक्सर गलत रास्तों में पड़ जाते हैं। और ऐसे ही गलत रास्तों में मैं पड़ गया था। आईपीएल स्टार्ट हुआ था और आईपीएल में मैं जुआ सट्टा लगाने लग गया। दोस्तों के साथ से ही स्टार्ट हुआ था, 10-10 20-20 रुपए से स्टार्ट हमने किया था। और वो कहानी बढ़ते बढ़ते कब 500 हज़ार तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। 20-25 लाख का नुकसान जब हुआ पापा को, मैंने बताया, और पापा ने ये सारा कर्जा जब उतारा था, वो मेहनत का पता ही नहीं था कि वो 25 लाख कमाए कैसे जाते हैं मेहनत करके। तो आपने जब अपना यूट्यूब चैनल चालू किया तो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ। अभी जो मेरे वीडियोस देख रहे थे वो मेरी एक्चुअल ऑडियंस नहीं थी। मुझे एक्चुअल ऑडियंस वो चाहिए थी जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे मेरा वीडियो देखें। और वो रातों रात एक दिन मेरा वीडियो वायरल हो गया। कोई भी यूट्यूबर, उसके लिए वो वीडियो सबसे बड़ा वीडियो होता है जिस वीडियो को डालने के बाद वो बस एक ऐसे रिफ्रेश कर रहा है, उसके 2-3 बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर। जनरली जो आईपीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बोला गया है कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप बेसिकली एम्परर हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप किंग हैं। मेरी किस्मत में बिजनेस करना नहीं लिखा था। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था कि मैं बैंक में नौकरी करूं पहले और फिर बैंक का पढ़ाना चालू करूं। तो एक मन में डाउट आता है कि यार अब होगा ही नहीं, या एज भी क्रॉस हो गई है, तो उनको कैसे लेना चाहिए जो एक फेलियर है उसको, क्योंकि बहुत टफ रहता है, क्योंकि आपने एक लाइफ पूरा फेज दे दिया है कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और वो ना हो तो सब लोग, पेरेंट्स भी कब तक सपोर्ट करेंगे आपको। हाय फ्रेंड्स, अंकुश हियर, और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है अंकुश लांबा सर। ये बेसिकली बैंकिंग में इनका काफ़ी नाम है, और अगर आप इनको जानते हैं तो आपको इनके बारे में मैक्सिमम चीज़ें पता होगी, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, और आज हम लोग वही सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम सर। हेलो, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। तो अंकुश सर, आप बताइए कि आपका ये नाम कैसे पड़ा, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा लोग अंकुश लांबा नहीं बोल के अंकुश सर बोलते हैं, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? देखिए, वैसे तो ये नाम मेरे को 1993 में मदर फादर ने दिया था। उसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है कि मेरी एक बड़ी सिस्टर है, तो जब बेटी हुई थी घर में तो उनको चाह थी कि एक बेटा भी हो, तो उन्होंने सिस्टर का नाम रखा था आकांक्षा, जिसका मतलब होता है कि और चाह है किसी चीज़ की। और उसके बाद फिर जब मैं हो गया तो फिर नाम रख दिया गया अंकुश, कि अब बस अच्छा। और नहीं करना है, बस हम दो हमारे दो। अरे वाह, ग्रेट। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि अभी आप बेसिकली क्या करते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, और जैसे हमको पता है आप रायपुर से ही हैं, तो थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में स्टार्टिंग से बताइए कि स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, आप कैसे स्टूडेंट थे, बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं। बचपन तो मेरा गरियाबंद में बीता है। गरियाबंद रायपुर से 90 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर हम रहते थे। पापा की जॉब थी, पीडब्ल्यूडी में पापा काम करते थे। क्योंकि हमारा मतलब बॉर्न एंड बॉटअप छत्तीसगढ़ में ही है, और रायपुर में ही मैं पैदा हुआ था। जिस समय हम गरियाबंद में रह रहे थे, तो गरियाबंद में ही मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही इसमें सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहे थे। फिर पापा को अचानक से किसी दिन लगा कि भाई इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और वहाँ गाँव था तो इंग्लिश मीडियम था नहीं। तो पापा ने सोचा कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए रायपुर शिफ्ट होते हैं, तो वो हमको रायपुर लेकर आए। अब रायपुर में हमको शिफ्ट किए तो उनका तो ट्रांसफ़र हुआ नहीं था, तो वो सैटरडे संडे को आया करते थे मिलने के लिए, और बाकी समय वो वहीं रहते थे। और उस समय कोई कार वार तो कुछ थी नहीं, अब बाइक थी पापा के पास एक, तो बाइक से ही वो 90 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आते थे। रात रात को 2-2 बजे तक कभी कभार पहुँचते थे। तो काफ़ी डर मम्मी को हम देखते थे। हम तो वैसे छोटे थे तो उतना समझ नहीं आता था, लेकिन आज भी जो थोड़ी बहुत बातें याद है हमको कि हम जब नए घर में आए थे रायपुर में, तो ज़मीन में ही ऐसे गद्दे लगा के हम सोया करते थे। बिस्तर वगैरह फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि घर खरीद लिए थे बड़े मुश्किल से, बट उतना पैसा नहीं था कि पूरा फर्नीचर एसी ये सब लगाया जा सके। धीरे धीरे करके सब कुछ किया पापा ने। तो यहाँ आके फिर मैं जैन पब्लिक स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ। जैन पब्लिक स्कूल में मेरा 10th क्लास तक, 4th से लेकर 10th तक मैं जैन पब्लिक स्कूल में पढ़ा। और वो जो मेरा दौरान, वो जो 6-8 साल जो मैंने स्कूल में पढ़ाई की है, वो दौर एक तरीके से मतलब मेरी लाइफ में, मुझे आज मैं जिस जगह पे पहुंचा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि वो एक कला मैंने वहां पर सीखी। उस समय मैं बहुत ज़्यादा स्टेज शोज़ किया करता था, स्टैंड अप कॉमेडी का, क्योंकि लाफ्टर चैलेंज करके एक नया नया शुरू हुआ था उसी टाइम पे। और एक मतलब मेरे जो फेवरेट उसमें किरदार थे वो थे राजू श्रीवास्तव, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। तो वो जो भी स्टोरी सुनाते थे वो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में पूरी की पूरी बैठ जाती थी। मतलब एक तरीके से ऐसा लगता था जैसे मैं रट लिया हूँ उसको, और बखूबी उसको मैं परफॉर्म करता था स्टेज पर। काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग पसंद करते थे, बच्चे पसंद करते थे।
जो हमारे प्रिंसिपल थे, जब भी कुछ ऐसा बीच में हो जाता था फंक्शन के कि कुछ पॉज लेना पड़ रहा है, तो वो तुरंत मुझे बुला लेते थे ऑन द स्पॉट कि चलो भाई कुछ कॉमेडी करके दिखाओ, और मैं खुशी खुशी वो चीज़ करता भी था। तो मेरा वो समय बहुत अच्छा चला। 10th के बाद मजबूरन मुझे स्कूल छोड़ना पड़ गया क्योंकि वहाँ पर मैथ्स नहीं था और मुझे मैथ्स लेना था, इंजीनियरिंग करनी थी। तो फिर वो छोड़कर मैं द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया मैंने। नया नया एक स्कूल ओपन हुआ था और 11th में हमारा पहला बैच था, हमने ज्वाइन किया 11th में। काफ़ी सारे बच्चे उस स्कूल से आ गए थे, जैन पब्लिक से। तो हमने द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया, 11th-12th मेरा वहाँ पढ़ाई हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन की बात आई तो मैंने अपनी जब ग्रेजुएशन के लिए आईआईटी, मतलब घर वाले बोलते हैं आईआईटी करो, AIEEE करो। मैं जाता था कोचिंग, लेकिन बंक मार मार के मूवी भाग जाता था। पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब हमेशा से मैं 70% से ऊपर मेरे कभी आए नहीं, ना 8th में आए, ना 10th में, ना 12th में, हमेशा 70% आए। और जब मैं IIT AIEEE की तैयारी के लिए पापा कोचिंग भेजे थे, लेकिन मैं कोचिंग जाता ही नहीं था, या कोचिंग अगर जाता भी था तो बैठ के पीछे मैं नोट्स बना रहा होता था, दोस्तों के नोट्स बना रहा होता था, उनसे पैसे ले लेता था पर पेज का 2 रुपये 3 रुपये चार्ज करके, तो कुछ मेरी पॉकेट मनी बन जाती थी। तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट था नहीं मेरा। लेकिन जब ये चीज़ चल रही थी तो घर वालों को उम्मीद था कि कुछ अच्छा कर लेगा, क्योंकि सिस्टर अच्छा कर रही थी और उसका अच्छे कॉलेज में अच्छा एक रैंक भी आ गया था, अच्छा कॉलेज मिल गया था उसको। तो मेरा तो रैंक ऐसा था कि मतलब AIEEE का रैंक तो मेरा मोबाइल नंबर के जैसा था कि 8-10 डिजिट में। 8-8 10-10 डिजिट में। अब घर वालों को भी क्या ही बताएं, नहीं हुआ, बस यही बोले रैंक वैंक दिखाने का, तो मतलब इतनी शर्म आ रही थी कि क्या ही दिखाएंगे इसको। और इवन छत्तीसगढ़ में भी मेरा रैंक बहुत बेकार आया था, बहुत बेकार। मतलब बोला जाए तो मुझे आज भी याद है, अप्रॉक्स 18,000 के आसपास मेरा रैंक आया था छत्तीसगढ़ में, जिस वजह से मुझे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर साइंस का कुछ ज़्यादा स्कोप है ही नहीं, यहाँ जॉब्स भी नहीं है इसकी, इसके लिए बैंगलोर वगैरह ही जाना पड़ता है। तो बहुत ही कम बच्चे होते थे जो कंप्यूटर साइंस लेने के लिए इंटरेस्टेड होते थे, ज़्यादातर लड़कियाँ मतलब प्रीफर करती थी। और मेरी क्लास में भी ऐसी था कि 4-5 लड़के थे, बाकी सारी लड़कियाँ थे। तो कंप्यूटर साइंस मैंने ले लिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था, ऐसा नहीं है कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं लेना था। तो मैंने लिया, मेरा ग्रेजुएशन वहाँ से चालू हो गया। ओके तो जो ग्रेजुएशन था तो हम लोग जनरली देखते हैं कि भाई 4 साल की आपने बी किया, राइट? तो 4 साल की डिग्री आपने कितने टाइम में निकाली? 4 साल की डिग्री मेरी 5 साल में हुई थी, अच्छा। क्योंकि जो उसका सेकेंड सेमेस्टर में एक M2 सब्जेक्ट होता है, मैथ्स 2, मैथमेटिक्स 2। ओके। तो वो मैं सेकेंड सेमेस्टर में पहली बार जब दिया तो मैं फ़ेल हो गया, फिर बैक लगा तो थर्ड में मैंने दिया, फिर से फ़ेल हो गया, फिर फोर्थ में दिया, फिर फ़ेल हो गया, फिर फिफ्थ में दिया, फिर फ़ेल हो गया। तो एक किस्मत बोल सकते हैं, किस्मत बहुत साथ देती है, और मेरी किस्मत मुझे साथ दे रही थी, उस समय भी दे रही थी, आज भी दे रही है, टच वुड की आगे भी देते रहे। हुआ ये कि अगर किसी पेपर में आप 4 बार फेल हो जाते हो तो डिबार्ट कर दिया जाता था, 1 साल आपको फिर से रिपीट करना होता था। जिस बार मेरा ये आखिरी समय था चौथी बार फेल होने का, कि मतलब इस बार मैं अगर फेल होऊंगा तो डिबार्ट हो जाऊंगा, उस समय ये रूल चेंज हो गया। ओके। तो फिर मैं खुशी खुशी फेल हुआ फिर। ओके, ग्रेट ग्रेट। और उसके बाद फिर से मतलब मैं फेल होता ही गया, करीब 7 से 8 बार मैं फेल हो गया। अब कॉलेज खत्म हो चुका था, 4 साल इंजीनियरिंग के खत्म हो चुके थे, बस वो एक सब्जेक्ट मेरा बचा हुआ था, तो उसका पेपर मैंने फिर से दिया था 6 महीने बाद, उसमें भी फेल हुआ, फिर उसके बाद दिया, फिर मैं फेल हुआ। लेकिन इस बार मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे एक बार रिवैल्यूएशन करा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ मुझे गड़बड़ लग रही थी। तो मैंने रिवैल्यूएशन कराया, फिर रिवैल्यूएशन करवाया, तो उसमें थोड़े से मार्क्स बढ़े, फिर 23 मार्क्स हो गए, पासिंग 28 होता है, तो 5 नंबर ग्रेस मिल गया। तो मतलब बोल सकते हैं कि किस्मत से पास हो गए। पास हो गया। ओके। वरना 5 के बदले वो 6 भी हो सकता था फिर। अच्छा। सो इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को समझ में आ रही है कि जनरली हम लोग ये देखते हैं, या जनरली बोला जाता है कि बच्चों का या जो भी करना चाहते हैं उसका फाउंडेशन बहुत ही स्टार्टिंग में बन जाता है। मतलब जैसे मैं भी, आप बोलेंगे तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट ही था, मतलब आपका तो 70s बहुत ज़्यादा है, मैं तो 55 का एक मेरा फिक्स था कि 55% आना है, मतलब आना ही है। 10th में भी वही आया था, 12th में भी वही आया था। तो अच्छा, कुछ हम लोगों ने स्टडीज़ भी देखी है जिसमें बोलते हैं कि भाई जो लोग स्टार्टिंग में मतलब 4th 5th तक बच्चे अच्छा कर रहे हैं, वो फ्यूचर में चल के जॉब में या किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा करेंगे। बट आपकी स्टोरी से ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, वहाँ से लेके बैंकिंग आपने क्रैक की, एग्ज़ाम क्रैक किए, और आई गेस आपने ज्वाइन भी किया था कुछ फेज़ में। बट उसके पहले का एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट
और बैंक के बीच का जो गैप है वो कैसे आप बैंकिंग में लैंड किए? एक तो सबसे पहली बात कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मेरा छत्तीसगढ़ में जो पीईटी एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो उसमें मेरा रैंक आया था 18,000 छत्तीसगढ़ में। और वही जब मैंने बैंक की तैयारी की थी तो बैंक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में जॉब के लिए एज एन ऑफिसर स्केल 1 118 पोस्ट आई थी, उसमें मेरा रैंक था 116। ओके। तो फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का पड़ता है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है। मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता था। जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पूछा जाता था, मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन जो बैंकिंग की तैयारी होती है, तो बैंकिंग की तैयारी में जो सब्जेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर जैसा मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो रीजनिंग के जो सवाल होते हैं वो लॉजिकल होते हैं। मतलब आपको अगर बैंक की तैयारी करना है, आपको आंसर निकालना आना चाहिए। आपसे कोई स्टेप्स के मार्क्स नहीं पूछेगा, स्टेप्स आपको नहीं लिखना है। आप बस आंसर किसी भी तरीके से निकालो, सोच के निकालो, ऑप्शन के थ्रू निकालो, कुछ भी करो, आपको आंसर निकालना है। ओके। तो ये चीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं मिली। स्कूल वगैरह में भी मैं शायद टॉपर रहता फिर, अगर ऐसी चीज़ कुछ मुझे मिलती तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। आज की डेट में बच्चे वही चीज़ें रट रट के पास हो रहे हैं, कोई 90% ला रहा है, कोई 95% ला रहा है, लेकिन आगे जाके वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि भाई हमसे क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली चीज़ों को कुछ भी नहीं देखा, कभी भी नहीं सोचा। सिर्फ वो रट रट के पास होने का एक बना के रखे थे कि हाँ भाई हमको 90% लाना है, 95% लाना है। मतलब एक बोल सकते हैं कि बस रेस में दौड़े जा रहे हैं सब। उनको ये नहीं पता है कि क्यों पढ़ाई करनी है, किस लिए पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने से उनको आखिर क्या मिलने वाला है। तो जब बच्चा ये चीज़ें सोचने लगता है तो फिर उसको समझ में आता है कि हाँ, लाइफ में मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ नॉलेज मिले, राइट। तो ना मैं सिर्फ परसेंटेज। हाँ, तो वो तो डेफिनेटली है। और मैं थोड़ा सा आपके बारे में स्टडी भी कर रहा था, तो मेरे को कुछ अभी रिसेंटली मैंने आपका जो स्टॉक भी देखा था उसमें आपने डिस्कस किया था कि आप ओवरऑल फाइनेंशियली ब्रोक हो गए थे। इवन आप और साथ में आपकी फैमिली को भी आपने कुछ बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ में डाल दिया था। तो वो फेस क्या था? कुछ एमसीएक्स का आपने जिक्र किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं भी फाइनेंस मार्केट से ही हूँ, स्टॉक मार्केट में हूँ, तो मैं अच्छे से को रिलेट कर सकता हूँ उस चीज़ को। होता ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, मैं भी जब छोटा था, तो हम अक्सर गलत रास्तों में पड़ जाते हैं। और ऐसे ही गलत रास्तों में मैं पड़ गया था। आईपीएल स्टार्ट हुआ था और आईपीएल में मैं जुआ सट्टा लगाने लग गया। दोस्तों के साथ से ही स्टार्ट हुआ था, 10-10 20-20 रुपए से स्टार्ट हमने किया था। और वो कहानी बढ़ते बढ़ते कब 500 हज़ार तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। करते करते 10-15 हज़ार तक पहुंच गई। और 15 हज़ार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। पॉकेट मनी 200-300 रुपये हुआ करती थी। पापा की सैलरी 40-50 हज़ार रुपये थी उस टाइम पे। तो एक लड़का मुझे मिला वहाँ पर और उसने ये कहा कि मैं तेरा ये जो पूरा 10-15 हज़ार कर्जा है मैं पूरा एक दिन में निकलवा दूंगा शेयर मार्केट से। और मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी शेयर मार्केट के बारे में। तो उसने बोला कि बस तुझे 10-15 हज़ार रुपये लगाने होंगे और तेरा पूरा 10-15 हज़ार रुपये एक दिन में ही निकल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसने मुझे एमसीएक्स के बारे में सिखाया। हालांकि एमसीएक्स के बारे में मैंने बहुत नॉलेज गेन कर लिया ओवर द टाइम, क्योंकि मैं उसमें काम कर रहा था, लेकिन प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाया। क्योंकि बोलते हैं कि आप नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। किसी भी चीज़ का नॉलेज होना और किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना, तो एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आता है नॉलेज से। तो मेरे पास नॉलेज तो था लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, तो नुकसान मेरा बढ़ता गया उसमें। मैं गोल्ड और सिल्वर में काम करता था और एक लॉट मतलब गोल्ड में परचेस कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज तो है कि एक लॉट गोल्ड मतलब कि 100 रुपये, यानी कि 1 किलो मैंने सोना खरीदा है। खरीद लिया। बट मेरे पास ये एक्सपीरियंस नहीं था कि 1 किलो सोने को आपको होल्ड करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए, बैकअप आपके पास बहुत बड़ा होना चाहिए। उस टाइम पे जैसे अगर मैं बात करूं तो 26 लाख रुपए का सोना हुआ करता था 1 किलो। तो 26 लाख का अगर मैं सोना खरीद रहा हूँ और सिर्फ मेरे अकाउंट में 10 से 15 हज़ार रुपए है, तो वो कितना टिकेगा। वो तो एक मोमेंट जो आता है उस मोमेंट में पूरा पैसा निकल जाता था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा पैसा बढ़ाना चाहिए। तो वो 10 हज़ार को मैं 50 हज़ार किया, 50 को फिर 1 किया। मतलब अंदर से एक ऐसा रहता था, क्योंकि उस बंदे ने इतना नेगेटिव मेरे अंदर दिमाग में डाल दिया था कि तेरे पास बैकअप होना चाहिए तो तू कमा लेगा। पर उसने ये कभी नहीं बताया कि बैकअप कितना होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, मेरे पास 5 लाख रुपए होगा तो मैं कमाना चालू कर दूंगा। तो ऐसा करते करते वो कहानी बढ़ते गई और मैं सिर्फ लॉस में ही जाता गया और 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ओह, और ये कब, कौन से ईयर की बात है ये? ये सेकेंड ईयर की। ओके। मेरा जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट
सेमेस्टर मेरा बस ऑल क्लियर हुआ था। उसके बाद मेरे वो सारे बैक चालू हो गए, और वो सेकंड सेमेस्टर के बाद से मेरा बैक जो चालू हुआ मैथ्स का, वो क्लियर भी मैं इसीलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि दिमाग में इतना टेंशन था ये सब पैसों का कि मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा, इसी सब चीज़ों में घूमते रहता था। पढ़ाई तो कुछ होती नहीं थी, एग्जाम के आसपास ही बस थोड़ा सा पढ़ाई करता था। हाँ, तो मोस्टली बच्चे, और अभी हम लोगों ने रिसेंट में भी देखा था, कोविड के टाइम में बहुत लोग एंटर किए थे स्टॉक मार्केट में भी, ट्रेडिंग में भी, और मैक्सिमम लोग। तो हम बेसिकली ये भी डिस्कस करते हैं, जैसे आपने बताया कि भाई 5 लाख या 4 लाख रुपए, आदमी को क्या लगता है कि कुछ पैसे आप डाल देते हैं मार्केट में, ट्रेड करते हैं, उसके बाद लगता है कि अगली बार मेरे पास पैसा आएगा ना तो मैं डेफिनेटली पैसे बना लूँगा। पर प्रॉब्लम हमारा माइंडसेट का रहता है, क्योंकि हमारा वो विनिंग माइंडसेट नहीं है। हमारा जो माइंडसेट है वो स्पेक्यूलेशन है। जैसे आपने जो डिस्कस किया वो ज़्यादातर बात की कि भाई स्पेक्यूलेशन हो गया, IPL हो गया, मार्केट हो गया, MCX हो गया, इवन स्टॉक मार्केट। अगर उसको हम लोग उस मेंटलिटी से ले रहे हैं एज अ स्पेक्यूलेशन, जैसे अभी आप एक चीज़ बच्चों को सही वे में गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम बैंकिंग की तैयारी करो, एग्ज़ाम्स दो, 1-2-3 साल दो, उसके बाद एग्ज़ाम क्रैक करके एक जॉब दो, जॉब आपको मिल सकती है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट हमारा माइंडसेट जो है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा, आपको नहीं लगता कि शॉर्टकट में जल्दी मोल्ड हो जाता है? कहीं ना कहीं हमको जो दिखता है कि नहीं यार क्या करना जॉब करके, अभी 2 साल 3 साल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हमारी जॉब लगेगी, उसके बाद भी पता नहीं कितने की सैलरी होगी, क्या सैलरी होगी। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे अभी आपका एक माइंडसेट था जब आप क्लास मतलब सेकेंड ईयर में थे, तो एक अलग ही स्पेक्यूलेटिव माइंडसेट था। फिर आपको समझ में आया कि भाई शॉर्टकट नहीं है, राइट, और एक मेरे को स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ ऐसा रूट लेना है जो मेरे को लॉन्ग रन में सस्टेन करे। तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करिए। ये जैसे 20-25 लाख का नुकसान जब हुआ पापा को, मैंने बताया, और पापा ने ये सारा कर्जा जब उतारा था, तो अब दिमाग में एक ना असलियत आई थी सामने। मतलब अभी तक तो सिर्फ ऐसा लगता था कि 20 लाख 25 लाख हार रहे हैं, घर वाले दे दे रहे हैं, हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा। वो मेहनत का पता ही नहीं था कि वो 25 लाख कमाए कैसे जाते हैं मेहनत करके। क्योंकि अभी तक अगर मैंने कुछ कमाया भी था तो वो या तो जुए सट्टे में जीत जाता था तो वो पैसा आ जाता था, इजी मनी बोल सकते हैं, या शेयर मार्केट में वो पैसा आ जाता था तो इजी मनी था मेरे लिए। मेहनत की कमाई मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। तो जब मैंने वो 25 लाख रुपए पापा को देते हुए देखा, और फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं भाई मुझे भी जॉब करनी चाहिए। मैं हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन लगा कि नहीं, एक चीज़ तो उनको करके दिखाऊं कुछ, क्योंकि वो उनको यही था कि भाई ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। तो तब मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है। और मैंने फिर रिसर्च किया थोड़ा सा बैठ के कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जॉब के, जॉब कैसे ली जा सकती है। अब जॉब के 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, प्राइवेट वाले भी होते हैं और सरकारी वाले भी होते हैं। प्राइवेट के लिए मैं ऑलरेडी पहले ट्राई कर चुका था, बैंगलोर गया था, करीब 3 महीने बैंगलोर रह के आया था जॉब के लिए, बट मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और ऊपर से मेरा बैक भी था। तो प्राइवेट तो मुझे कोई जॉब मिल नहीं रही थी मेरे फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के। तब मेरे को लगा कि नहीं यार, कुछ गवर्नमेंट का ही ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है। कोई भी आप एग्जाम भर सकते हो, रेलवे का दे सकते हो, SSC दे सकते हो, UPSC का कर सकते हो, बैंकिंग का कर सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो सबका जब सिलेबस मैंने देखा, मुझे सिलेबस बैंकिंग का काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे घर में मतलब बैंकर भी थे, मेरी एक सिस्टर बैंक में लगी हुई थी, मेरी जो रियल सिस्टर हैं वो भी बैंक की तैयारी कर रही थी। करते करते फिर उन्होंने कैट का किया और वो MBA करने चली गई। हमारे घर पे भी एक भैया रेंट पे रहते थे, तो वो भी मतलब एक ऑफिसर थे। तो वो जब बैंक से आते थे, उनसे बातचीत होती थी, वो बैंक का कल्चर थोड़ा बताते थे, तो काफ़ी एक मतलब फैसिनेटिंग टाइप का लगता था कि अच्छी खासी सैलरी है, वाइट कॉलर जॉब है, और मतलब सुबह 10 बजे जाना, शाम को आना, मतलब एक फिक्स रूटीन में आपको काम करना है। सैटरडे संडे का ऑफ है वीक में, मतलब मंथ में 2 बार। तो थोड़ा अच्छा लगता था सुन के। तो ऐसा लगा कि चलो यार बैंकिंग की तैयारी करते हैं, और बैंकिंग की तैयारी फिर मैंने स्टार्ट कर दी। उसके बाद काफ़ी समय लगा, 2 साल लग गए उसकी तैयारी करने में, निकालने में एग्ज़ाम। तो ये कौन सी ईयर की बात है? 2000? ये 2015 के नवंबर में मैंने मतलब पता चला मुझे, और उस समय मैं स्टार्ट किया, तब तक सारे फॉर्म्स निकल चुके थे, कोई भी फॉर्म मैं नहीं फिल कर पाया 2015 वाला। ओके, फिर मतलब यही आपका B से सीधा बैंकिंग? सीधा बैंकिंग। तो आप, मेरे को लगता है कि आपने जो प्रोफेशनल चूज़ किया या अपना जो अभी आप कर पा रहे, वो एक एक्सीडेंटल था, आपका चॉइस नहीं था, ऐसा लगता है? हाँ, कि भाई आपको था कि मेरे को कुछ करना है। जैसे मैंने भी अपना कैरियर स्टार्ट किया था, तो एक्सीडेंटली मैं आ गया स्टॉक मार्केट में। तो फिर मेरे को लगा कि ये माइंडसेट होना चाहिए कि जो आप चीज़ कर रहे हो उसको अच्छे से करो। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना लगी। तो मेरे को लगता है आपका भी सेम स्टोरी, मतलब दोनों अंकुश की स्टोरी सेम है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल।
ओके तो फिर आप बैंकिंग में जब आपने प्रिपरेशन चालू की तो आपको क्या एज अ स्टूडेंट, अभी तो आप एज अ टीचर है, एज अ स्टूडेंट क्या क्या आपको चैलेंजेस देखने के लिए मिले? क्योंकि उस समय आई गेस इतना ज़्यादा सोर्स नहीं था, आज की डेट में इतने सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब्स हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, तो मोस्टली आई थिंक 2015 में मोस्टली कोर्सेज तो ऑफलाइन ही थे आई गेस। बिल्कुल। तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ से की आपने? मैंने तो यहाँ एक कोचिंग ज्वाइन किया था, ऑफलाइन कोचिंग। करीब 10,000 रुपये उस समय फ़ीस थी, आज की डेट पे तो 20-20 हज़ार रुपये भी फ़ीस हो चुकी है ऑफलाइन कोचिंग की। तो ऑफलाइन कोचिंग मैंने ज्वाइन किया, मुझे उसके बारे में कुछ बेसिक और भी चीज़ें पता चली। फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में वही 1.5-2 घंटे की क्लास होती थी, वीक में 5 डेज़ की क्लास होती थी और 3-4 महीने का कोर्स था, उसके बाद फिर ख़त्म। तो उतना कोई फ़ायदा तो मिला नहीं, मतलब जो भी पढ़ना होता था खुद से ही पढ़ना होता था, खुद ही रिसर्च कर करके यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर करके। हालांकि उस समय वीडियोस भी नहीं मिलते थे क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड गिने चुने 3-4 भी मतलब ज़्यादा ही है, 2-3 ही चैनल हुआ करते थे क्योंकि यूट्यूब के बारे में कोई जानता ही नहीं था उस टाइम पे। 2016 की बात है ये। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लोग जानने लग गए, ऑनलाइन पढ़ाई करने लग गए, बट कोविड के पहले तक अगर बोला जाए 2016, 17, 18 में, तो बस Tier 1 सिटीज़ के बच्चे ही यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई कर रहे होते थे। Tier 2, Tier 3 वालों को तो पता भी नहीं होता था कि भैया ऑनलाइन भी कुछ कर सकते हैं। डेटा वगैरह भी इतना कॉस्टली था कि उस समय हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता था। हमारे घर तो नेट लगा हुआ था, ब्रॉडबैंड लगा हुआ था कनेक्शन, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं इसी बहाने सर्च कर करके देखता था, कुछ कुछ चीज़ें सीखता था और साथ ही साथ फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। जब मैंने देखा कि भैया कोई ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने का और कोचिंग में भी हमको एक पज़ल होता है जैसे रीजनिंग में, उसमें मैं बहुत अच्छा हूँ। और उस टाइम मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब से ही मैं बहुत अच्छा था। और जब मैं कोचिंग गया था तो कोचिंग के 3 महीने मैंने बस ये देखा था अपने सर को कि वो यही बोलते थे कि ये पज़ल तो ऐसा है कि बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। वो करवाते ही नहीं थे, छोड़ देते थे कि ये तो तुम्हारे ऊपर है कि अगर बना लिए तो बना लिए, नहीं बना पाए तो नहीं बना पाए। और मैं फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये है मतलब तो इसकी कुछ अप्रोच तो होगी बनाने की, इसको किस तरीके से बना सकते हैं कैसे। तो मैं वो चीज़ सिखाने के लिए फिर अपना यूट्यूब चैनल मैंने चालू किया। ओके। और काफ़ी अच्छा, मतलब बच्चे आज पज़ल किंग बोलते हैं क्योंकि पज़ल में मैंने ऐसे ऐसे तरीके नए नए ईजाद किए हैं, बच्चों को नए नए तरीके ऐसे सिखाए हैं जो मतलब पूरे इंडस्ट्री में कोई नहीं सिखाता। ग्रेट। तो आपकी जो जर्नी थी, थोड़ा सा मैं भी रिसर्च कर रहा था, तो आपने जब अपना यूट्यूब चैनल चालू किया तो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, है ना, कि स्टार्टिंग में आपको उतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं या उतना आपको एप्रिशिएशन नहीं मिलता है। तो कब ऐसा लगा कि हाँ इसको मेरे को एज अ फुल टाइम भी लेना चाहिए? या जब आपने कितने साल अपनी खुद की प्रिपरेशन की, जो एग्ज़ाम? 2 साल में 2 साल की, उसके बाद आपने क्रैक कर लिया था एग्ज़ाम? हाँ, 2 साल में हो गया था। ग्रामीण बैंक का जो आपने बताया, तो आपने ज्वाइन भी किया था वहाँ पे? हाँ, ज्वाइन किया था 7 महीने। तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? वो ऐसा था कि मैंने तैयारी चालू की 2015 के नवंबर में। अब एग्ज़ाम में देता गया एग्ज़ाम दे रहा था तो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो जाते थे पहले से, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत ही इजी टाइप का होता है। अगर आप थोड़े से भी तेज हैं तो आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन मेंस नहीं हो पाता इतनी जल्दी। मेंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, जनरल अवेयरनेस और मतलब सारे सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं तो एटलीस्ट एवरेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही निकल गया, समझते समझते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस जगह मेरी कमी रह गई है। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी चालू कर लिया था। फिर जब 1 साल निकल चुका था तो पापा ये बोले कि नहीं होगा तेरे से, तू छोड़ दे, 1 साल हो गया, कितने फॉर्म भरेगा। उस समय फॉर्म भी बहुत आते थे, आजकल तो गिने चुने आते हैं 6-7। उस टाइम पे हर बैंक अपना अलग से फॉर्म फिल करवाता था, करीब करीब 20-25 एग्ज़ाम हो जाते थे साल में। जब घर वाले देख रहे हैं कि 25-25 एग्ज़ाम दे दिए, एक में भी नहीं हो रहा है इसका, तो ये नहीं कर पाएगा। तो बोलते थे छोड़ यार, तू नौकरी वोकरी कर ले। पापा ने ऐसे ही अपने एक ठेकेदार थे उनके, तो उनको बोल के जॉब पे लगवा दिया उनके ऑफिस में। तो मैं वहाँ जाता था 8 बजे और शाम को वापस आता था 7, साढ़े 7 बजे के आसपास। 12 घंटे की जॉब कर रहा था, 17,000 रुपये मुझे वो देते थे। और वो काम करते करते मुझे, क्योंकि पढ़ाई तो करनी थी, जॉब तो निकालनी थी, मैंने ठान लिया था कि नहीं जॉब तो करो के ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए। तो ऑनलाइन भी मैं कुछ कुछ सर्च कर रहा था, पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे कमाएं। तो बहुत सारे ऑप्शंस मैंने कर लिए, सारे ऑप्शंस बेकार थे, मतलब सब फर्जी होता है एक तरीके से बोला जाए तो। सिर्फ एक जगह में, हर जगह मतलब जो चीज़ सुनता था वो ये था कि यूट्यूब से ही पैसा मिलता है। पैसा अगर देगा कोई तो यूट्यूब ही देगा, वही जेन्युइन सोर्स है, इसके अलावा कोई सोर्स जेन्युइन नहीं है। तब मैंने यूट्यूब पे फोकस किया कि भैया यूट्यूब को करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे आगे बढ़ना है तो यूट्यूब पे बढ़ना ही बढ़ना है। प्लस मुझे बैंक की जॉब भी करनी ही करनी है, क्योंकि वो जो 25 लाख में हारा था, पापा को बोला था पापा ये 25 लाख रुपए मैं आपके लौटा दूंगा।
तो 25 लाख में सिर्फ बैंक की जॉब से तो उस समय नहीं लौटा पाता, क्योंकि उस समय एक जॉब सैलरी ही 40,000 हुआ करती थी। अब बढ़ के अच्छी खासी सैलरी हो गई, 80-90 हज़ार रुपये सैलरी हो गई है न्यू ज्वाइनिंग की। बट हमको 40,000 मिलता था उस समय 2018 में। तो करते करते यूट्यूब के जब वीडियोस मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरी जो अभी वाइफ हैं, जो उस समय मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। वो मेरी पहली सब्सक्राइबर थी, काफ़ी दिनों तक तो एक ही सब्सक्राइबर थे, अच्छा। बस वही थी, वही वीडियो देखती थी, वीडियो में बनाते रहता था। और फिर धीरे धीरे करके कुछ और बढ़ने लगे सब्सक्राइबर, थोड़ा सा मोटिवेशन आने लगा, उसने खुद भी शेयर किया अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो सब्सक्राइबर बढ़े। लेकिन एक मतलब एक किक की ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि अभी जो मेरे वीडियोस देख रहे थे वो मेरी एक्चुअल ऑडियंस नहीं थी। मुझे एक्चुअल ऑडियंस वो चाहिए थी जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे मेरा वीडियो देखें। और वो रातों रात एक दिन मेरा वीडियो वायरल हो गया। ओके। मुझे आज भी वो वीडियो याद है। उसका नाम था कि IBPS PO का कट ऑफ इतना जाएगा और क्यों, ओके। विथ रीज़न वाई। ये मेरा थंबनेल था, मैंने खुद ही बनाया था। और ये वीडियो मैंने बनाया रात को ऑफिस से आने के बाद, रिकॉर्ड करके करीब 10:30-11 बजे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। उस समय तक मेरा मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं था। अगले दिन सुबह उठ के मैं ऑफिस चला गया और मैं कुछ भी खोल के नहीं देख रहा था कि कितने व्यूज़ है क्या, क्योंकि मुझे पता था 10, 12, 15, 20 आए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऑफिस में बैठे बैठे काम करते करते अचानक से एक मेल आया मेरे पास, तो मैं देखा यूट्यूब से मेल था। और मेल को ओपन किया मैंने, तो लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर मोनेटाइजेशन हैज़ बीन एनेबल्ड, प्लीज़ क्लिक हियर एंड गो थ्रू द प्रोसेस, जो भी था। तो मैं एकदम हैरान हो गया कि क्या हुआ करके। मैं तुरंत ऑफिस से बाहर निकला चाय पीने के बहाने से, और बाहर जाकर बैठा और उस वीडियो को पूरा फिर से देखा कि मैंने वीडियो में क्या बोला, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया भाई कि जो इतने मतलब व्यूज़ आ गए इसमें। और ये और उसके व्यूज़ मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, लिटरली मतलब मुझे वो आज भी वो दिन याद है कि जब मैं बैठ के चाय पी रहा था और मैं ऐसे ऐसे स्क्रॉल करता था और मेरे सब्सक्राइबर 2-3 बढ़ गए होते थे। अच्छा। फिर मैं ऐसे रिफ्रेश करता था, फिर 2-3 सब्सक्राइबर बढ़ गए होते थे। और एक नए यूट्यूबर के लिए जो यूट्यूब पे कुछ कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, मैं एजुकेशन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर, उसके लिए वो वीडियो सबसे बड़ा वीडियो होता है जिस वीडियो को डालने के बाद वो बस एक ऐसे रिफ्रेश कर रहा है, उसके 2-3 बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर। तो वो खुशी आज भी मैं मतलब भूल नहीं सकता। वो जो दिन था वो मैं नहीं भूल सकता। और करीब 10-12 हज़ार ही व्यूज़ हुए थे। 10-12 मतलब अब कम लगते हैं, लेकिन उस समय के लिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि पहला वीडियो वायरल हुआ था, मोनेटाइजेशन एनेबल हुआ था। करीब 6 से 7 महीने की मेहनत के बाद पहला जो इनकम आया था यूट्यूब से 13,000 रुपये आए थे। ग्रेट। तो कितने वीडियोस डाल दिए होंगे उस समय आपने, जो आपका वायरल हुआ था उसके पहले? उस समय तक लगभग मेरे 50-60 वीडियोस 50-60 वीडियोस हो गए थे। जनरली बोला जाता है कि आप जब भी कोई नया चैनल भी चालू कर रहे हैं तो एटलीस्ट 100 वीडियोस तक तो आप कुछ ध्यान ही नहीं देना है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सा वीडियो आपका वायरल होने वाला है। तो मीनवाइल फिर आपने प्राइवेट जॉब करते हुए आपने ये स्टार्ट कर दिया अपना यूट्यूब चैनल। जब जैसे ही ये मेरा यूट्यूब का मोनेटाइजेशन चालू हो गया, हाँ। तब मैंने सोच लिया कि अब मैं जॉब छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब इधर से पैसे आने चालू हो जाएंगे मेरे पास। तो मैंने फिर जॉब क्विट करने का सोचा, और भगवान की दया से बोल सकते हैं, मेरी मेहनत से मेरा प्रीलिम्स भी एक क्वालिफाई फिर से हो गया, RRB का, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार अब मैं मेंस निकाल लूंगा। ओके। तो मैंने सोचा और पापा से भी बात की, पापा मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि 12 घंटे तो जॉब में ही निकल जाते थे। और फिर मुझे यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाना होता था, जो कि मैं पापा को नहीं बताया था। रात रात को बैठ के बनाता था जब मम्मी पापा सो जाते थे। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी, और छोड़ने के बाद फिर मैं बहुत मेहनत मैंने किया अपने एग्ज़ाम के लिए, मतलब दिन और रात मेहनत करता था, वीडियोस भी बनाता था, पेपर भी देता था, पेपर का एनालिसिस भी देता था यूट्यूब के लिए, और साथ साथ अपनी पढ़ाई जो कर रहा था वो तो चल ही रही थी। और ये पेपर मेरा क्वालिफाई हो गया। ओके। RRB PO का, RRB क्लर्क का। इसमें 2 RRB PO मतलब कि होता है स्केल 1 ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर बोल सकते हैं, और एक होता है उसका ऑफिस असिस्टेंट, जो कि क्लरिकल पोस्ट होती है। तो ये दोनों ही पेपर मेरे क्वालिफाई हो गए थे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में। दोनों के कॉल लेटर मेरे पास आ गए थे, ऑफर लेटर। तो मैंने ऑफिसर पोस्ट के लिए फिर ज्वाइन किया था। ओके। तो फिर वो आपने ज्वाइन कर लिया, उस टाइम पे फिर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप आई थिंक ज़्यादा 6-7 महीने ही आपने जॉब की थी, आई गेस। ये जो जब मेरा यूट्यूब का मोनेटाइजेशन चालू हुआ था, अब उस समय हुआ ये कि वो काफ़ी तेज़ी से फिर मेरे क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गया, मतलब आपका चैनल अब तेज ग्रोथ पकड़ लेता है। तो वो ग्रो करने लग गया। करीब करीब मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो 17,000 तक पहुंच गए थे विद इन 1 मंथ। तो जब वो 17,000 सब्सक्राइबर पहुंचे, तो मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफ़र आया। उस समय मैं उतना नाम नहीं जानता था उस कंपनी के बारे में। तो उनका ऑफ़र आया, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि हम आपको 50,000 रुपये देंगे
और आपको 50 वीडियोस बनाने हैं, एक वीडियो का 1,000 हम देंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और पैसे तो मुझे कमाने ही थे, पापा को वापस करना था क्योंकि। तो अब मैंने वो काम चालू किया कि चलो भाई काम चालू करते हैं। वो काम ऐसा लगता है कि हाँ भाई 50 वीडियो और ये ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन जब नया नया आपको एक चीज़ स्टार्ट करते हो तो वो नहीं हो पाता है। और वो मैं वीडियो बना रहा था, डेडलाइन उसकी थी मेरी 3 महीने की, वो डेडलाइन ख़त्म होने को आ गई थी और मेरे सिर्फ 15 या 17 ही वीडियो बने हुए थे। लेकिन वो 15-17 वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, क्योंकि यूट्यूब में जो बच्चे देख रहे थे उनको ही मैं बोल रहा था कि आप जाके देखो वहाँ ऐप में। तो बच्चे जब देख रहे थे व्यूज़ अच्छे आ रहे थे, तो वो 15 दिन करीब बच्चे थे, उन्होंने कॉल किया मुझे और उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। बोले कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और आपको हम एक दूसरा कोई कैटेगरी उन्होंने बताया कि उस कैटेगरी में हम कर रहे हैं जिसमें आपको हर महीने 30,000 रुपये देंगे। ओके। तो ये बात फिर जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो फादर का ये कहना था कि पैसा वैसा नहीं देंगे, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं करके, ऑनलाइन फ्रॉड होता है आजकल, ये ऐसा ही होगा कुछ। तो फिर से मेरी जो वाइफ है उन्होंने उस समय सपोर्ट किया कि भाई चलो कर लो, पैसे नहीं मिलेंगे क्या हो गया, कोई बच्चे का फ़ायदा हो जाएगा, किसी का मतलब कोई तो बच्चा वीडियो देख ही रहा है ना फ्री में, तो उसका तो फ़ायदा हो रहा है, तो वो बना लो, क्या दिक्कत है। तो मैंने बनाना चालू किया कि ठीक है भाई कर लेते हैं, आएगा पैसा तो आएगा, नहीं आएगा तो किसी का भला हो जाएगा। तो ये सोच के मैं वीडियो बनाने लग गया। 30 या 35 वीडियो बनाने होते थे महीने के, और हर महीने का 30,000 वो देंगे ऐसा बोले थे वो। करते करते 1.5 महीने हो गए, कुछ वो नहीं आया, मतलब पैसा वैसा नहीं आया। तो मुझे भी लगने लगा कि यार कहीं फ्रॉड तो नहीं है। फिर फाइनली एक दिन अचानक से 45,000 क्रेडिट हुआ। तो मुझे यकीन हुआ कि नहीं भाई पैसे तो मिलते हैं यहाँ से। तो एक तो अर्निंग सोर्स यहाँ से चालू हो गया था, दूसरा मेरा बैंक में भी नौकरी लग गई थी जहाँ मुझे सैलरी 40,000 रुपये की मिलने वाली थी। तीसरा यूट्यूब से मेरे 12-13 हज़ार रुपये हर महीने की एक इनकम आने लग गई थी। तो ओवरऑल जो मेरा एक वो था, मतलब बोला जाए तो 2018 में जनवरी के आसपास जब रिजल्ट आया था, तब मुझे ये पता चल गया था कि अगले 2 से 3 महीने में जब मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो लाख रुपए मेरी एक तरीके से इनकम अब होने वाली है। और मैं बड़ा खुश था क्योंकि मैं पापा को यही बोल रहा था, पापा अब लाख रुपए तक मैं कमाने लग गया हूँ, तो आपका 25 लाख का कर्जा मैं बहुत जल्दी चुका दूंगा। तो ये सोच के मेरी ज्वाइनिंग भी याद है मुझे, 14 मार्च 2018 को हुई थी। दंतेवाड़ा जगदलपुर रीजन था, दंतेवाड़ा पोस्टिंग मिली, और दंतेवाड़ा से भी 30 किलोमीटर आगे बचेली, मतलब ओवरऑल यहाँ से अगर देखा जाए रायपुर से तो 450 किलोमीटर्स पड़ता था मेरा ब्रांच। और यहाँ से वहाँ जाने के लिए सिर्फ बस से ही जाना होता है। तो पहले हम दंतेवाड़ा तक बस से जाते थे, जो कि पूरा ओवरनाइट जर्नी है 8 घंटे की लगभग। फिर वहाँ से मैं अपनी बाइक उठा के 30 किलोमीटर आगे और जाता था बचेली ब्रांच में। ओके। 6 से 7 महीने मैंने जॉब की, फिर उसके बाद मैंने क्विट किया। क्विट करने के पीछे का भी रीज़न है जो कि बताऊंगा मैं। क्या रीज़न था, वही मेन हम जानना है कि एक पर्सन है जो पूरा आपने ओवरऑल फोकस कर दिया कि बॉस मेरे को जॉब चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपका फोकस था कि मेरे को जॉब करना है, और जॉब मिलने के बाद अभी हम लोगों ने रिसेंट में कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें कोई अच्छे PSU बैंक में भी किसी ने जॉब क्विट कर दिया, राइट। तो उसके बारे में डिस्कस करना मेरे को लगता है ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बहुत लोग को बहुत ज़्यादा रोज़ी पिक्चर है कि बॉस एक बार आपको जॉब मिल गई, या खासकर गवर्नमेंट जॉब की, तो आपकी लाइफ सेट है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो डेफिनेटली मिसिंग होगी, तो ये आपने छोड़ा है। तो वो क्या रीज़न था उसके पीछे? बिल्कुल, रिसेंट में अभी एक लड़की हैं जो कि हो सकता है शायद हमारी स्टूडेंट हों, शायद हमसे ही पढ़े हों, या हो सकता है हमारे आसपास के टीचर से ही पढ़े हों। तो उन्होंने अभी पंजाब नेशनल बैंक से अपनी जॉब छोड़ी और ये रिसेंटली बहुत वायरल हुआ। उसके नीचे के कमेंट्स में देख रहा था, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि लड़की है इसलिए छोड़ दी, लड़का होता तो नहीं छोड़ पाती। तो बस मैं ऐसे लिखने ही वाला था, भाई मैंने भी छोड़ी थी करके। फिर मैंने सोचा हटाओ छोड़ो यार, इतने लोग अब जानते हैं, इतने बच्चे जानते हैं, अच्छा नहीं लगेगा ये करना। तो रीज़न कायदे से अगर बोलूँ तो मेरा जो मेन रीज़न था, मतलब कुछ तो बच्चे ये बोलते थे उस समय पे, क्योंकि उस समय क्या था, बच्चे टीचर नहीं मानते थे, क्योंकि वो मेरी एज के थे सेम, क्योंकि वो भी तैयारी कर रहे थे, मैं भी तैयारी कर रहा था। 25-26 साल का था, एज लिमिट होती है 20 से 30 की। तो कुछ मेरे से बड़े भी होते थे 1-2 साल, तो अक्सर गालियां देके चले जाते थे, चल बे तेरा खुद का नहीं हो रहा, तू क्या हमको ज्ञान देगा। तो इस टाइप के बच्चे थे। तो उस समय जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो वो हमेशा यही बोलते थे, पैसे के लिए छोड़ी है, पैसे के लिए छोड़ी। बट ऐसा नहीं था। जब मैं बैंक में लगा था, मुझे नौकरी क्यों चाहिए थी, क्योंकि मुझे अपने आप को साबित करना था फादर को कि नहीं मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। और ये अक्सर मैं अपने बच्चों को क्लास में बोलते रहता हूँ कि आई वॉज अ बैंकर नॉट बाय चॉइस।
मैं अपने हालातों की वजह से बैंकर बना था, क्योंकि मेरे हालात ऐसे हो गए थे, इतनी मजबूरियां हो गई थी मेरी कि मुझे करना ही था, मुझे अपने आप को साबित करना था। अगर मैं साबित नहीं करता तो जिंदगी भर मैं नजर उठा के अपने फादर से बात नहीं कर पाता। तो मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि ये मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि एक होता है ना कि जो शुरू से बच्चा बोलता है कि भैया मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब करनी है, उनको पता होता है कि हाँ 9 to 5 जॉब करेंगे, इतनी इतनी सैलरी आएगी। मुझे ऐसा नहीं था, मुझे लगता था कि भाई मैं काम करूं, अपना बॉस मैं खुद रहूं, मेरे नीचे स्टाफ होना चाहिए जिनको मैं ऑर्डर दे सकूं। छुट्टी चाहिए तो किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो, अपनी मर्जी से मैं छुट्टी ले सकूं। 4 दिन के लिए घूमने जाना है तो कहीं पूछने की ज़रूरत ना पड़े। और बैंकों में छुट्टियों की तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो 6 से 7 महीने मतलब मेरा दम घुट रहा था वहाँ पर। प्रेशर कुछ भी नहीं था, मतलब जैसे बच्चे बोलते हैं आजकल जो ज्वाइन करते हैं नए नए स्टाफ कि प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर एज सच मैं बोलूँगा कि नहीं था, क्योंकि भाई कोई बंदा अगर आपको पैसा दे रहा है तो काम तो करवाएगा। काम तो करना आप पड़ेगा। अगर अपने घर में किसी को भी आप नौकरी पे रखोगे और सोचोगे कि भाई उसको हम पैसा दे रहे हैं और उससे काम ना करवाएं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो खुद को पहले उस जगह पे रख के देखो कि भैया अगर मैं आपको आज की डेट से पे अगर बात करूं, 80-90 हज़ार रुपए अगर आप सैलरी किसी को दोगे तो उससे कितना काम करवाओगे। खुद ये चीज सोचनी चाहिए पहले कि अगर मैं 80,000 रुपए किसी को दे रहा हूं तो मैं उससे कितना काम करवाऊंगा। उसके बाद फिर सोचो कि भैया काम ज्यादा है नहीं है। तो मुझे ऐसा बंधन टाइप का लगने लग गया था कि बस बैंक जाना है, आना है, रूटीन एकदम वो हो गया था फिक्स। सुबह उठता था, वीडियोस बनाता था, यूट्यूब भी चलाना था क्योंकि अपना उधर क्लासेस भी चल रही थी मेरी पेड वाली, तो दोनों चीज़ें करना है मैनेज। बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। सुबह 6-6:30 बजे से जो मैं लगता था रात को 11-12 बजे तक लगे रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मज़ा इसमें आ रहा है, पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, पैसे तो भाई उतने इधर भी मिल रहे हैं, वहाँ 40,000 मिल रहे थे, इधर फिर भी मैं 50-60 हज़ार कमा ले रहा था, वहाँ से ज़्यादा ही कमा ले रहा था। बस ये था, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थी, रिस्क था, जो कि फादर ने भी बोला था कि भाई तू बैंक में रहेगा तो सर्टेनिटी रहेगी, पैसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। जैसे आज की डेट पे 80-90 हज़ार हो चुका है सैलरी। अगर मैं आज भी बैंक में होता तो मेरी सैलरी अप्रॉक्स 1 लाख प्लस होती हर साल के इंक्रीमेंट्स मिलाकर। लेकिन वो डर को मैंने अपने मन से निकाला। मैंने सोचा पैशन को फॉलो करना है, मज़ा आ रहा है इसमें, जितना कमा रहे हैं, और भरोसा था कि नहीं भैया इससे ज़्यादा ही कमाएंगे, आगे जाके कुछ अच्छा बड़ा ही कर लेंगे। क्योंकि एक स्किल होती है, स्किल पे काम करना बहुत ज़रूरी होती है, ज़रूरत है, मतलब आज की यूथ को एक स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्किल मुझे ऐसा लगता था कि मेरी टीचिंग स्किल है और मैंने बहुत अच्छे से उसको एक शेप दिया था। तो मुझे लगता था कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा कर जाऊंगा, तो इसलिए मैंने फिर फाइनली अपना रेजिग्नेशन दे दिया था 6 से 7 महीने के बाद। ओके, तो फिर कुछ फेज भी था जिसमें आपने बहुत बड़े ब्रांड के साथ काम किया, फिर कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स भी आए जिसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हुई। तो डेफिनेटली हम नहीं चाहेंगे उनका नाम लेना, बट उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए क्या हुआ था एक्चुअल में। एक्चुअल में ये ब्रांड वही है जिन्होंने 30,000 रुपये दिया था। ओके, जो जिन्होंने सबसे पहले हाँ, आपको 30,000 से मतलब स्टार्ट किया था। एक बोलते हैं ना कि इंसान के अंदर किसी भी चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, कद्र होनी चाहिए। और वो कद्र इसलिए थी मुझे क्योंकि इस ब्रांड ने मुझे आगे बढ़ाया था। शुरुआत में मुझे पैसे देने इसने स्टार्ट किए थे, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तब से इसने पैसे देने स्टार्ट किए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए लगता था, मैं उसको एक घर की कंपनी की तरह मानकर काम करता था। और वो सैलरी भी काफ़ी अच्छी बढ़ते गई। पहले 30,000 था, फिर 50,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ, फिर 1.5, फिर 2-3, तो लगभग 2.5-3 लाख रुपए तक भी जब सैलरी हो गई, ऐसे मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ चल रहा था। लेकिन जब आप किसी को अपना समझकर काम करते हो, बोलते हैं ना कि मतलब ये कंपनियां किसी की नहीं होती, ये सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती हैं। तो उन्हें यही लगा कि जिन लोगों को मैं जानता था, जिनकी वजह से मैं वहाँ ज्वाइन किया था, जो मेरे मतलब सीनियर्स थे, वो धीरे धीरे करके वो भी कंपनी छोड़ने लग गए। अब कंपनी में कोई नए नए लोग आने लग गए जो हमको जानते भी नहीं थे, हमसे मतलब उस तरीके से बात भी नहीं करते थे, वो रिस्पेक्ट नहीं थी हमारी वहाँ पर। तो एक समय ऐसा आ गया था, वो छोड़ने का मैं थोड़ा सा किस्सा बता देता हूँ डिटेल में, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि हमने क्यों छोड़ा था, ऐसा क्या हुआ था कि वो 3 महीने हमारा पढ़ाना भी बंद हो गया था, केस हुआ था जो हमारे ऊपर। तो वो केस ऐसा था कि कुछ नए लोग आ गए थे कंपनी में और उन्होंने एक नई पॉलिसी ला दी थी। मैं नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ कौन सी कंपनी थी, बट पता ही है सबको। तो उन्होंने एक नई पॉलिसी लाई कि आपको अपना यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा। जिसको आपने स्टार्टिंग से पूरा ग्रो किया था, बच्चे की तरह पाल के हमने एक चैनल से, जिससे हम आगे बढ़े हैं, जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, पूरी रोजी रोटी हमारी उसी की बदौलत चल रही है, उसको उन्होंने बोला उसको बंद कर दो। अब बंद कर दो
तो हमने बोला भाई बंद तो नहीं करेंगे उसको, क्यों बंद करेंगे, हम कंपनी छोड़ देते हैं। तो बोले कॉन्ट्रैक्ट है आपका। तो हम बोले ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे लेकिन हम बंद नहीं करेंगे। तो वो इस तरीके से मतलब हमको प्रेशर देने लगे कि या तो आपको चैनल बंद करना पड़ेगा या फिर आप कंपनी छोड़ दो। तो अब कंपनी छोड़ दो तो वो केस करेंगे क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है। और वो ये चीज़ को भी मानने को तैयार नहीं थे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने किया हुआ है तो ठीक है, हम अपना चैनल चलाते हुए आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देते हैं, हम उस चीज़ के लिए भी रेडी थे। लेकिन उनको था ही नहीं ऐसा, उनको था कि आपको चैनल बंद करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम बोले हम चैनल बंद नहीं करेंगे। तो ये वो केस था जो कि चला, और बोलते हैं ना सच की जीत होती है, तो वही हुआ। भले 3 महीने लगे 4 महीने लगे, बहुत ज़्यादा मतलब कोर्ट कचहरी का मतलब ज़िंदगी में पहली बार ऐसे चक्कर वगैरह खाने पड़े, देखना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा। ज़िंदगी में नई एक सीख मिली, आगे काम आएगी, जो कि बहुत मतलब ऐसा मैं तो बोलूँगा इस टाइप का कभी काम ना आए वैसे, लेकिन ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला कि ऐसे ट्रस्ट किसी के ऊपर करना नहीं चाहिए, खासकर किसी भी बड़ी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपना अपना ही होता है, बेगाना बेगाना ही होता है। ओके। तो फिर आपने जब वो कंपनी छोड़ी और आपकी अच्छी सैलरी भी थी उसमें, या आपको एक फिक्स लगता है ना कि हाँ बस इतना तो आ ही रहा है, उसके बाद फिर जीरो से स्टार्ट किया आपने अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है, बट उसके कंपेयर में उतनी मनी तो आपको नहीं आ रही होगी जितना है। तो फिर वहाँ से जो एक रीस्टार्ट बटन है, क्योंकि मैं आपकी जर्नी से रिलेट कर पा रहा हूँ कि लाइफ में 2-3-4 ऐसे फेजेस आए आपके जहाँ पे लगा यार कि ये तो पूरा ख़त्म हो गया है, कि अब फिर से मेरे को जीरो से ही चालू करना है। स्किल आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प किया, बट एज अ मॉनेटरी हमको कई बार लगता है कि अभी आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि यार मान लो मेरा यूट्यूब नहीं है, या अभी जो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ कल को यूट्यूब नहीं रहा तो मैं कोई ना कोई दूसरा एक ऐसा अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। वो एक कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं आ जाता है जब अपन जीरो से चालू करते हैं। तो वो जो रीस्टार्ट किया आपने, तो वो क्या माइंडसेट था आपका उस टाइम पे? जैसे आपने जॉब ज्वाइन कर ली, जॉब छोड़ा, हाँ, कि इससे तो अच्छा कमा लूँगा, वो कंपनी में आपका अच्छा पेइंग था, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके फेस तो जो 2-3 महीने मॉनिटरी टर्म तो ठीक है, बट जो मेंटल अपने को लगता है कि यार क्या कर लिया हमने लाइफ में, फिर से हमको जीरो से चालू करना पड़ेगा, वो बहुत सारे लोगों की लाइफ में आता है। कई जैसे बच्चे हैं अभी जो तैयारी कर रहे होंगे, है ना, उनको लगता है ये 2 साल 3 साल मैं दूंगा और अगर ये नहीं हुआ तो मेरे लिए पूरा एंड ऑफ लाइफ है ना। तो उनके लिए आप क्या इनपुट देना चाहेंगे इस पे? इसमें यही था कि वो जब कंपनी छोड़कर अपना स्टार्ट कर रहे थे ना, तब मन में डर तो था कि भाई इतना अच्छा पे स्केल जो मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, इसको छोड़ के जीरो से स्टार्ट करना, पता नहीं इतना पैसा कमा पाएंगे कि नहीं। हो सकता है ज्यादा भी कमाए, हो सकता है कि कम भी कमाए, हो सकता है कुछ भी ना आए। तो एक भरोसा मुझे ये था, और मेरी एज भी थी उस समय बैंक की, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर से बैंक की तैयारी करके फिर से पीओ बन जाऊंगा, और सैलरी भी क्योंकि अच्छी खासी हो गई थी 80-90 हज़ार। तो मुझे एक ऐसा आ गया था कि भैया अब ये एज बची हुई है, पेपर दूंगा, और कॉन्फिडेंस था क्योंकि एक बार पेपर जो क्वालिफाई कर लेता है और कंटिन्यू टीचिंग भी कर रहे हैं इतने साल से, तो इतना तो कॉन्फिडेंस था कि मैं पेपर निकाल लूंगा। सिर्फ मुझे जीके पढ़ने की जरूरत थी 2 से 3 महीना, और मैं पेपर क्वालिफाई कर लेता। ओके। तो इस कॉन्फिडेंस से मैंने छोड़ा, और मैं यही सबको सलाह देना चाहूँगा जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई नहीं होगा तो क्या होगा। पहले सोचते ही क्यों हो कि नहीं होगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, जो मैं कहता हूँ अक्सर क्लास में, कि आप अगर अपने मन से ही पहले हार जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने मन में जीतना जरूरी है। मन में सोचो कि भैया आप तो जीतोगे ही जीतोगे, और बस अब उस जीत के लिए आपको अपनी जो जर्नी है उसको चलाते रहना है, उतनी मेहनत भी करना है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे सोते सोते बस सोच रहे कि भैया मैं जीत जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि इवन अगर आप बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो बैंकिंग में तो नहीं है, बट जैसे जनरली जो आईपीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बोला गया है कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली एम्परर हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप किंग हैं। तो नॉलेज कहीं ना कहीं, जैसे आपका रीजनिंग आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई फील्ड में डेफिनेटली काम आएगा। तो जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, राइट, और उनको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, जैसे मैं भी पर्सनली कई लोग को जानता हूँ जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एट सम एज 30 साल 32 साल तो एक मन में डाउट आता है कि यार अब होगा ही नहीं, या एज भी क्रॉस हो गई है। तो उनको कैसे लेना चाहिए ये जो एक फेलियर है उसको, क्योंकि बहुत टफ रहता है, क्योंकि आपने एक लाइफ पूरा फेज दे दिया है कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और वो ना हो तो सब लोग
पेरेंट्स भी कब तक सपोर्ट करेंगे आपको? वैसे ज़्यादातर तो अगर मैं बोलूँ, मैंने अपने केसेस में जितना देखा है, जितने बच्चों को मैंने देखा है, ऐसे सिर्फ 10% ही बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, 3-3 4-4 साल 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें किस्मत का बहुत बड़ा खेल होता है। बहुत लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन मेरा मानना इसमें है कि अगर आपका किस्मत साथ नहीं देगी ना, तो आप जितनी मर्जी भी मेहनत कर लो, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। कभी ना कभी ये चीज़ होती है कि आपकी किस्मत में शायद कुछ और करना लिखा था, लेकिन आप कुछ और के पीछे पड़े हुए हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को मैं मानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को मानना चाहिए, बट मेरा मानना है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ और लिखा हो, इसलिए शायद। अब जैसे मैं अगर बोलूँ, मेरी किस्मत में बिजनेस करना नहीं लिखा था। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था कि मैं बैंक में नौकरी करूं पहले और फिर बैंक का पढ़ाना चालू करूं और इस फील्ड में आ जाऊं। तो मैंने, मेरे साथ ये सब कर्म कांड हुए पूरे। हाँ। और उसके बाद मैं बैंक की तैयारी चालू किया। चालू करते करते मुझे समझ में आया कि पढ़ा कोई नहीं रहा, चलो मैं पढ़ाता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लगता है किस्मत में लिखा हुआ था मेरे लिए कि मुझे ये करना है। वरना हो सकता था कि मेरा पहले साल ही पेपर क्लियर हो जाता, मेरा यूट्यूब चैनल चालू करने के पहले। जो कि मेरा 2016 वाला जो मैंने पेपर दिया था, उसमें मेरे कट ऑफ से करीब 12.5 नंबर ज़्यादा थे ओवरऑल कट ऑफ से। लेकिन मेरे इंग्लिश में 0.75 मार्क्स से मेरा सेक्शनल रुक गया था, वरना मेरा उसी में सिलेक्शन हो गया रहता। ओके। तो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मुझे उस दिन इसलिए अच्छा लगा ये चीज़ कि चलो यार, वो अगर नहीं होता तो मैं आज शायद यहाँ इस जगह पर नहीं होता। तो वो जो बच्चे जिनका नहीं हो रहा है या नहीं हो पाया, उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। जो हार मान के नहीं बैठते ना, वो आगे बढ़ ही जाते हैं। तो कभी हार मानना नहीं है। एक जगह नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज़ के लिए ट्राई करो। समय तो गया, लेकिन जो समय चला गया उसको सोचकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे एक बात मुझे अभी याद आ रही है। अभी जस्ट कल ही मैं एक कोई वीडियो देख रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि रामायण में राम जी ने कभी ये क्यों नहीं कहा कि सीता को वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए थी, उसने क्यों की, या मतलब कोई भी चीज़ को, वो पुरानी जो हो गई, जो बीती ताई बिसार दे आगे की सुधी ले। जो बात हो चुकी, जो गई, उसके बारे में छोड़कर आगे के बारे में जब आप फैसले लोगे, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। पुरानी चीज़ों को सोच कर अगर आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो, तो आप आगे वाला समय भी ख़राब कर रहे हो। समय बहुत कीमती है। ग्रेट। सो बहुत ही अच्छी लर्निंग रही। और लास्टली मैं चाहूँगा कि जो एक बहुत अच्छी पिक्चर है आज की डेट में लोगों को, कि भाई बैंकिंग की प्रिपरेशन कर लो और एक अच्छी जॉब लग जाएगी, स्टेबल जॉब लग जाएगी, वैसी पिक्चर नहीं हो कि रियलिटी। जैसे अभी हम लोग जनरली एज अ स्टॉक मार्केट हम सारे सेक्टर्स को एनालिसिस करते हैं, प्राइवेट बैंक्स को भी देखते हैं और PSU बैंक्स को भी देखते हैं। तो वर्कलोड तो सब जगह हो गया है आज की डेट में, राइट? तो बच्चे उस चैलेंज को किस तरीके से लें और क्या अपना मेंटल रखें कि भाई हाँ, हमको काम, जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छा इनपुट दिया कि अगर कोई 70-80 हज़ार रुपये जॉब दे रहे तो आपको काम तो करवाएगा ही। साथ में बैंकिंग में अभी हम लोग को रिसेंट में देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत क्रॉस सेल्स भी होते हैं, है ना? इंश्योरेंस भी क्रॉस सेल करा रहे हैं, क्योंकि इन जनरल आप डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में तो बहुत ज़्यादा है, क्वांटम कम हो सकता है, बट PSUs में भी ज़्यादा है। तो वो एक और साथ में अभी जो फेज़ आ रहा है, राइट, वो AI का फेज़ है आने वाले टाइम में, और बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग देख रहे हैं कि शिफ्ट हो रही है, राइट? साथ में एजुकेशन भी शिफ्ट हो रही है, क्वालिफिकेशन भी शिफ्ट हो रही है, जॉब्स बहुत ज़्यादा उतनी, जैसे IT में अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो बैंकिंग में आपको क्या लगता है आने वाले 4-5 साल में? देखिए, बैंकिंग में सबसे मेजर जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है पिछले कई सालों का, क्योंकि करीब 5 से 7 साल पहले जब मैं बैंक में था, तब इतने ज़्यादा लोन के ऐप्स नहीं हुआ करते थे। आजकल हर जगह से कहीं से भी इजी लोन मिल जाता है लोगों को, 13-14% में मिल जाता है लोन। और बैंकों का मेन काम जो है, बैंक जो पैसा कमा रहे हैं वो लोन के थ्रू ही कमाते हैं मेजर, राइट। तो अगर इजीली लोगों को 5-5 लाख का लोन, आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें इजीली मिल जाता है 5 लाख का लोन। 3 लाख का किसी को मिल रहा है, किसी को 5 लाख का, वो डिपेंड करता है उनके सिबिल स्कोर और ये सब चीज़ों पे। तो अगर किसी को इजीली 4-5 लाख का लोन मिल जा रहा है, तो वो बैंक के पास जाके इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन क्यों कराए, बैंक से लोन क्यों ले, जिस वजह से बैंकों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, राइट। और अगर बैंकों को नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो बैंकों को वो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है। इतने
सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सबकी सैलरी देनी है, पूरे बैंकों का खर्चा चलाना है, तो उसके लिए वो क्रॉस सेलिंग ज़रूरी हो गया है। अगर वो क्रॉस सेलिंग नहीं करेंगे तो वो प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे? तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में एक एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के लिए सोचनी चाहिए। जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ किसी कंपनी में, मतलब लॉयल रहना चाहिए कि भाई अगर ये कंपनी मुझे पैसे दे रही है तो उसको भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो हमको पैसे कैसे देगी फिर? तो ये वजह मान के मतलब एक थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए अपना कि भैया क्रॉस सेलिंग करवा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। कभी कभार आपको देखो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ भी तो देती है बैंक। आपको जितनी छुट्टियां देती है वो किसी प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाओ तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती। मतलब सीएल तो आपको मिलनी है 12 सीएल। मैं सिंपली जो अपने बच्चों को यही बताता हूँ मोटिवेशन के लिए कि जब आप एक बैंक ज्वाइन करते हो तो 4 आपके संडे हो गए, 2 आपके सैटरडे हो गए, 6 दिन तो ऐसे ही हो गए। इसके अलावा आपकी एक सीएल हो गई, 7 दिन हो गए। एक दिन आपका कोई ना कोई फेस्टिवल का पड़ ही जाता है, 8 दिन हो गए। फिर आपकी पूरे साल की 30-32 मेडिकल अर्न लीव होती है। अगर आप लगभग 2 छुट्टियां भी उसमें से मान के चलते हो हर महीने की, तो 10 छुट्टी हो गई। मतलब पूरे महीने में 30 दिन के महीने में आपको 20 दिन काम करना है और आपको 80,000 रुपये सैलरी मिल रही है। अगर आप ऑफिसर हैं तो कोई बुरा नहीं है दिन का 4,000 रुपये, अच्छा है। और ये ओवर द टाइम बढ़ेगा ही सैलरी। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा सैलरी है, क्योंकि फिर लोग कंप्लेन करेंगे, कमेंट करेंगे तुमको नहीं पता ये हो। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सैलरी है, लेकिन उनसे पूछना चाहिए जो क्लैरिकल में है, जिनको 40,000 मिल रही है। आप उनसे पूछो कि भैया 40,000 में तुम कैसे चला रहे हो? आप अगर 80 में खुश नहीं हो तो वो 40 में भी तो खुश है, कोई बंदा 20 में भी खुश है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ख्वाहिशें कब ख़त्म होती है, कब रुकती है, किस जगह पे जाकर रुकती हैं। नहीं तो कमाने वाले तो 10-10 लाख कमा कर भी खुश नहीं रहते। तो ये बस ख्वाहिशों की बात होती है। ग्रेट। बहुत ज़्यादा मेरे को आपसे डिस्कस करके बहुत सारी क्लियरिटी भी आई और बहुत ज़्यादा लग रहा है कि पूरा माइंडसेट का ही गेम है कि आप किस सिचुएशन में रह के कैसा सोच रहे हैं और कैसे चीज़ों को आप आगे देख रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको बहुत सारे इसमें पॉडकास्ट में इनपुट्स मिलेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में और कुछ आपके साथ और हम सेशंस करें ताकि लोगों को इतने मतलब ज़्यादातर मोटिवेटेड, मतलब मेरे को भी काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी हुई और बैंकिंग को लेके। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं और अंकुश सर यही बोलेंगे कि अब लगे रहो, और अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, राइट। तो उसको आप माइंड में रख के तैयारी करिए। और कुछ भी अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो हम जो नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे अंकुश सर के साथ तो वो ट्राई करेंगे उस सारा चीज़ों को कवर अप करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।